हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पीसीजे पर। तो आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में आगे लेक्चर 7th में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हमारी कुछ रह गई थी। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी रोल्स लॉ और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, कुछ न्यूमेरिकल देखा थे हमने उसमें। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं बच्चा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ईबीटी एंड डीएफपी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, न्यूमेरिकल्स देखेंगे और ये दोनों प्रॉपर्टीज को आज के लेक्चर में हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फिजिक्स केमिस्ट्री जंक्शन। तो देखिए, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पर जाने से पहले हम छोटा सा पॉइंट डिस्कशन कर लेते हैं बच्चा। बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कैसे हम डिफाइन कैसे करते हैं, होता क्या है बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा नहीं है कि सर किसी चीज का बोला जाए बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो सर बॉयल होना शुरू हो गया वो बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा नहीं बोलेंगे। यहां रिलेट करते हैं उसके वेपर प्रेशर से। तो क्या कहता है बॉइलिंग पॉइंट वाला कंसेप्ट। तो चलिए, बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का कहता है कि एक कोई भी लिक्विड जब हम बॉईल करने जाएं तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर वो कुछ वेपर्स बनाने, मतलब देखिए वेपर तो वो स्टार्टिंग से बनाने शुरू कर देगा, लेकिन एक टाइम आएगा जिस समय पर उस लिक्विड के वेपर इतने बनेंगे कि वो वेपर मिल करके जो प्रेशर लगाते हैं वो होता है 1 atm के बराबर। मतलब क्या है इसका, देखिए मैं कहता हूं कोई भी लिक्विड है मेरे पास, जैसे मैंने ए लिखा यहां पर। अब ऑब्वियसली कैसा है ये, वॉलेटाइल है। कैसा है ये, वॉलेटाइल है। अगर वॉलेटाइल है तो क्या करेगा, वेपर्स बनाएगा। ये रहे इसके वेपर्स। अब ये वेपर्स क्या करेंगे बच्चा, ये जो वेपर है इसके वो प्रेशर लगाएंगे, इक्विलिब्रियम एक टाइम आएगा। एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे मैं कहता हूं कि ये वेपर बने और इन वेपर ने मिल करके प्रेशर लगाया 1 atm के बराबर, या यूं कह दीजिए जो भी एक्सटर्नल प्रेशर हम कंसीडर करते हैं उस प्रेशर के बराबर। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कोई भी लिक्विड उसके वेपर बने और वो वेपर मिल करके प्रेशर लगा दे कितना 1 atm, या जो भी एक्सटर्नल प्रेशर है 1 atm को तुम लिख सकते हो 760 mmHg, 1.013 बार पास्कल, ऐसे भी हम उसे लिख सकते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, किसी भी लिक्विड के वेपर्स किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर 1 atm प्रेशर जब एक्सर्ट कर दें तो वो पार्टिकुलर टेम्परेचर कहलाया जाएगा उस पार्टिकुलर लिक्विड का बॉइलिंग टेम्परेचर। अब देखिए कर्व देखिए, देखिए यहां मैं क्या कहता हूं कि भाई टेम्परेचर है, यहां वेपर प्रेशर है, मैंने यहां एक वैल्यू फिक्स की कि भाई ये 1 atm है, मैंने यहां फिक्स किया है। अब देखेंगे कि ये कोई भी लिक्विड है मेरे पास जो प्योर लिक्विड है, ये प्योर लिक्विड कह दीजिए या प्योर सॉल्वेंट कह दीजिए। ठीक है, सपोज करिए मैं वाटर ही लिख लेता हूं, इसे सॉल्वेंट वाटर लिखा। मैं इसे बॉईल करना शुरू करते हैं। ठीक है, मतलब हीट करना शुरू करते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, वेपर्स बढ़ेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वेपर ज्यादा बनेंगे। तो क्या होगा, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर आया, इस टेम्परेचर पर आके हमने देखा कि इस लिक्विड के जो वेपर है वो सारे मिलकर के 1 atm प्रेशर लगा रहे हैं। तो क्या होगा, वो पार्टिकुलर टेम्परेचर कहलाया जाएगा इसका बॉइलिंग टेम्परेचर। अब ध्यान रखना, ये जो बॉइलिंग टेम्परेचर है प्योर सॉल्वेंट का, उसे हम लिखते हैं T0B, मतलब यहां सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ सॉल्वेंट है। तो T0B क्या है, T0B है हमारा सॉल्वेंट, किसी भी प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का क्या मतलब है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का क्या मतलब है। देखिए अभी मैंने बात की थी, यहां पर मेरे पास था एक प्योर सॉल्वेंट और इस प्योर सॉल्वेंट में मैंने क्या किया, एक नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट को ऐड किया, तो इससे क्या होगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशन आएगा। इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का कुछ वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0 होता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जो प्योर सॉल्वेंट है इसका बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है सर, T0B, अभी बताया। ठीक है, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर इसके जो वेपर बने उन्होंने मिलकर के 1 atm प्रेशर लगा दिया। ठीक है जी, अब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर बनेगा क्या इस सेम टेम्परेचर पर, सपोज करो वाटर की बात करें, ये 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो गया वाटर। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि पानी जब 100 डिग्री सेल्सियस पर गया तो उसके जो वेपर है वो मिल करके कितना प्रेशर लगा रहे थे, वो लगा रहे थे 1 atm प्रेशर। तो ये जो टेम्परेचर है वाटर का वो कहलाएगा बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट।
अब देखिए मैंने कोई सॉल्यूशन बनाया, यहां से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कुछ ऐसा लिखा। अब देखिए, अब आप कहें क्या सर इसे हम अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर ले जाएं तो क्या इसके वेपर 1 atm प्रेशर लगाएंगे या नहीं? तो हमारा जवाब होगा नहीं लगाएंगे। क्यों? वो वॉलेटाइल कम हो गया सॉल्यूशन। क्यों कम हो गया? क्योंकि उसके अंदर हमने क्या ऐड किया है? नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट ऐड किया है। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन के जो वेपर्स होंगे, अब उसके वेपर 1 atm प्रेशर लगाए, इसीलिए हमें उसे थोड़ा और एक्स्ट्रा हीट करना पड़ेगा। या यूं कह दीजिए, इसके लिए जो बॉइलिंग टेम्परेचर होगा वो हमेशा क्या होगा? T0B प्लस कुछ पार्टिकुलर टेम्परेचर और इसे चाहिए होगा, तब जाकर के ये वेपर बनाएगा जो वेपर 1 atm प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं कहूं कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है इसका बॉइलिंग टेम्परेचर अगर लिखा जाए तो इसे किससे लिखेंगे? TB से लिखेंगे। तो TB क्या होता है? बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट किसी सॉल्यूशन का। T0B क्या होता है? सॉल्वेंट का। तो आप फर्क बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान पॉइंट है। अब इनको करते हैं हम। यहां कर्व मैंने बनाया है और ये डायग्राम से थोड़ा और मैं एक्सप्लेन करता हूं जो मैंने चीजें अभी बताई आपको। आप देख सकते हैं ये प्योर सॉल्वेंट है, सपोज कर लीजिए वाटर ही है मेरे पास यहां पर, या कोई भी प्योर सॉल्वेंट आपको दिया जाता है, जरूरी नहीं है कि वाटर ही हो। वाटर उस केस में लेंगे जब हमें सॉल्यूशन दिया जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। अदरवाइज अगर सॉल्वेंट कुछ और है तब तो हम उसी को ही सॉल्वेंट लेकर के चलेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहां पर, देखिए मैंने क्या कहा, अभी अभी जो पॉइंट बताया, आप इस कर्व को देखिए, ए बी कर्व प्योर सॉल्वेंट है, कोई भी प्योर सॉल्वेंट है, तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर इसके इतने वेपर बने, उन्होंने 1 atm प्रेशर लगा दिया, तो ये टेम्परेचर क्या कहलाएगा? वेपर बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, ओके। अब मेरे पास सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में क्या है? इस सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। ठीक है, कैसा सॉल्यूट है? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। तो भाई सॉल्यूशन के जो वेपर होंगे उसके वेपर सॉल्वेंट के, ये सॉल्वेंट है और ये क्या है? सॉल्यूशन है। तो किसी टी टेम्परेचर पर, दोनों की बात करें, किसी भी टी टेम्परेचर पर, तो भाई इसके वेपर और इसके वेपर में फर्क मिलेगा ना। इसके वेपर ज्यादा होंगे और इसके वेपर क्या होंगे? कम होंगे। क्यों? क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। ठीक है, तो क्या होगा इससे? जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसका कर्व वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर हमेशा नीचे से शुरू करना पड़ेगा हमें। अब ये कर्व इसके ऊपर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई उसके वेपर कम बन रहे हैं ना, तो कम बन रहे हैं तो कर्व नीचे से शुरू होगा, ऊपर से नहीं होगा रे। तो भाई इधर आप देखेंगे T0B, इसका जो वेपर प्रेशर है इसे लिख रहे हैं हम T0B से। यहां मेरे पास लिक्विड था, इसके वेपर बने, मतलब सॉल्वेंट। यहां मेरे पास सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हैं, और यहां जो वेपर बने उसे मैं कहूं कि एक टेम्परेचर पर आकर के वो क्या हो गए? प्रेशर लगाया 1 atm, तो वो क्या हो गया? TB हो गया। ठीक है, अभी अभी आपको ये चीज भी बताई कि T0B जो है वो क्या होगा? TB से स्मॉलर होगा। तो डिफरेंस कितना होगा? वो डिफरेंस कैसे लिखेंगे? TB माइनस T0B। ये क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या है ये? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यही तो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब सर ये जो टेम्परेचर है सर, ये कितना एक्स्ट्रा होगा? ये तो डिपेंड करता है कि हमने इसके अंदर जो सॉल्यूट ऐड किया है, कौन सा सॉल्यूट ऐड किया है? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो ऐड किया भाई, वो कितना किया है? ज्यादा करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? और ज्यादा हो जाएगा। सपोज करिए पानी है 100 डिग्री पे हीट हो रहा है, मैं ऐसी कोई वैल्यू ले लेता हूं। मैंने कहा भाई मैंने उसमें लेट पानी के अंदर कुछ अमाउंट साल्ट की डाली, कुछ कम अमाउंट डाली, तो ये TB जो आया वो थोड़ा बढ़ गया। मतलब अब पानी बॉईल थोड़ा बाद में होगा। पहले 100 पे हो रहा था, अब वो हो सकता है 101 पर हो सकता है 110 डिग्री पर हो, 115 पर हो, 106। इट डिपेंड्स किस पे? जो अमाउंट है हमारी, कौन सी अमाउंट? सॉल्यूट की अमाउंट। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि डिपेंड करती है किस पे?
अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट एडेड इन द सॉल्वेंट, डेल्टा टीबी। तो आप देख सकते हैं कर्व से बच्चा, मेरे पास इस टी नॉट बी के ऊपर आप देखेंगे ये कर्व है प्योर सॉल्वेंट का, इसके वेपर इतने बने कि 1 atm यहां लगा रहे हैं इस टेंपरेचर पर। अब आप देखेंगे सॉल्यूशन का कर्व नीचे से शुरू हुआ, टेंपरेचर बढ़ा, वेपर बढ़े और एक टाइम आया कि वहां पर जाकर के आप देखेंगे कि इस सॉल्यूशन के लिए, इस सॉल्यूशन के वेपर भी कितना हो गए, 1 atm के बराबर हो गए। तो सर ये क्या होगा, ये बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका, सॉल्यूशन का, बिल्कुल होगा। तो इसे हम किससे लिख देंगे, टी बी से लिख देंगे। सर ये आप देख सकते हैं इस एक्सिस में या इस साइड वैल्यूज बढ़ रही हैं, तो टी बी क्या है, टी नॉट बी से ग्रेटर है, तो चेंज कितना है सर, डेल्टा टी बी है। इसी को क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है बच्चा, वो कैसे लिखते हैं हम, किसके बराबर होगा वो होगा अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट एडेड इन द सॉल्यूशन। तो डेल्टा टीबी को अगर देखें बच्चा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो भाई अमाउंट का मतलब क्या है, अमाउंट किसके अमाउंट, सॉल्यूट के अमाउंट, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब, अरे इसका मतलब है भाई कोई कंसंट्रेशन टर्म जो हमें पता लगी, मोलालिटी, क्या पता लगी हमें, सॉल्यूशन की मोलालिटी के ऊपर डेल्टा टीबी डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोलालिटी के ऊपर। मोलालिटी हमें अच्छे से पता है क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो ये डेल्टा टीबी की अगर बात करें तो यहां पर मैं एक बार ये आपको बता दूं, एक्सप्रेशन कर लेते हैं, इसी में यही डिस्कशन कर लेते हैं छोटा सा। एक कर्व भी यहाँ पर है, तो अभी भी मैंने क्या बताया बच्चा आपको, ये कर्व बाद में देखते हैं, पहले उस इक्वेशन को देखते हैं जो मैंने आपको बताई, या पहले कर्व देख लेते हैं, इधर आप आ ही गए हैं तो देखिए, आप देख सकते हैं मैंने क्या कहा अभी, डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। प्रैक्टिकली हमें ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि डेल्टा टीबी जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसमें होते हैं, 1 kg सॉल्वेंट, ठीक है। मोल्स हमें पता है, सॉल्वेंट पता है, तो सारी चीजें हो जाएंगी हमारे पास इजीली, ठीक है। आप देख सकते हैं, देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर, बॉइलिंग पॉइंट अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको दिखेगा बच्चे, पहले वाटर को हमने शुरू किया इधर, ये डिग्री, ये है डिग्री सेल्सियस, लेट ये डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर। तो पानी बॉईल हो रहा था, पहले कुछ भी नहीं था प्योर। अब जैसे जैसे में सुक्रोज ऐड करते जा रहे हैं, सुक्रोज क्या है, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, सॉलिड सॉल्यूट है। अब इसे ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ना, बिल्कुल बढ़ेगा। तो क्या है ये आप देख सकते हैं, मेरे पास पहले क्या है, सुक्रोज की अमाउंट कुछ मोलालिटी मैं कहूं कि 2 मोल पर केजी, फिर 4 मोल पर केजी, मतलब 2 मोलल सॉल्यूशन, 4 मोलल सॉल्यूशन, 6 मोलल, 8 मोलल। अब जैसे जैसे इधर जा रहे हैं आप देख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे से बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है भाई, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, और बढ़ना ही तो चाहिए था ना, क्यों, क्योंकि अभी हमने एक इक्वेशन लिखी है, डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। तो बेटा अब यहां पर अगर देखें, इसे करते हैं थोड़ा मिनिमाइज ताकि चीजें हो जाए हमारे लिए थोड़ी आसान, और करते हैं इसको वैसे सारा ही कैंसिल कर देते हैं। अब चलते हैं एक्सप्रेशन क्या है। तो बच्चा एक्सप्रेशन क्या है हमारा, देखिए स्टेटमेंट बहुत ही आसान है। अभी मैंने कहा कि एक्सप्रेशन की बात करते हैं, जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है इसी चीज को थोड़ा करते हैं स्टेट। और डेल्टा टीबी की अगर मैं बात करूं, ये प्रोपोर्शनल टू किसके है बच्चा, मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलालिटी। तो मोलालिटी को कैसे लिखेंगे, मोलालिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या लिखें इसे, मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें बच्चा, अगर ग्राम में दिए तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अरे केजी में होगा तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब एक चीज और जो न्यूमेरिकल्स में मैं यूज करने वाला हूं, चलो इसको पहले इसे ड्राइव करते हैं। न्यूमेरिकल में मैं ये यूज करने वाला हूं कि मेरे पास एक सॉल्यूट है, ताकि कैलकुलेशन हमारी हो जाए इजीली, ठीक है, कैलकुलेशन हो जाए थोड़ी आराम से हमारी। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है बना सॉल्यूशन। तो एक चीज का ध्यान रखना है, मैं सॉल्वेंट को कंपोनेंट 1 लेके चलूंगा पूरे इस पूरे एंटायर टॉपिक में, पूरे एंटायर कंसेप्ट में इसे कंपोनेंट 2 लेके चलेंगे। तो प्लीज इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है आप लोगों ने, ठीक है।
आप इसे ध्यान रखेंगे तो कैलकुलेशन मतलब बार बार ये सॉल्यूट सॉल्वेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपोनेंट 1 क्या है? कंपोनेंट 1 है जी सॉल्वेंट। कंपोनेंट 2 क्या है जी? सॉल्यूट है। तो इसका गिवन मास कैसे लिखूंगा मैं? जो भी मास है W1 मोलर मास M1 जो भी होगा। सॉल्यूट के लिए क्या लिखूंगा मैं? इसका जो मास होगा W2 मोलर मास M2, ठीक है। और इसके नंबर ऑफ मोल्स N2, ठीक है। इसके मोल्स की जरूरत पड़ेगी, इसके मास। तो इस तरीके से मैं इनको डिनोट करने वाला हूं पूरे लेक्चर में, तो प्लीज इस चीज का थोड़ा ध्यान दें आप लोग। तो देखिए पॉइंट क्या है, पॉइंट बड़ा आसान है। यहां से मैं क्या करने वाला हूं, अब ये जो इक्वेशन है डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू किसके है? मोलालिटी के प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है? मोलालिटी के प्रोपोर्शनल है। तो यहां से अगर इस चीज को और दोबारा से अच्छे से किया जाए तो चला यहां तो स्पेस बना लेते हैं। अब ये चीज पता होनी चाहिए आपको, सॉल्वेंट क्या है? कंपोनेंट 1 होगा, और सॉल्यूट को क्या लेना है मैंने? कंपोनेंट 2 लेना है। तो प्लीज इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ताकि जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमारे क्या हो जाएं, आराम से अच्छे से हो जाएं, ठीक है। तो चलिए, अभी भी कहा आपको डेल्टा टीबी किसके प्रोपोर्शनल? मोलालिटी। तो मैं यहां से लिखूं डेल्टा टीबी किसके बराबर हो गया? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है केबी इंटू मोलालिटी को मैं लिखता हूं स्मॉल एम से। केबी होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब किस पे डिपेंड करता है सर केबी? केबी अपने एक सॉल्वेंट का एक कह सकते हैं कि हर सॉल्वेंट की एक अलग वैल्यू होती है। वाटर के लिए इसकी वैल्यू हो गया आई थिंक 0.52 केल्विन केजी पर मोल। यूनिट्स भी देख लेंगे कैसे आने वाली है, ठीक है। तो केबी क्या है हमारा? ये कांस्टेंट है। डेल्टा टीबी है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम लिख सकते हैं कैसे? टीबी माइनस टी नॉट बी। मोलैलिटी कैसे लिखते हैं सर? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट को लेना है हमने कंपोनेंट 1, और जो सॉल्यूट है इसे लेंगे कंपोनेंट 2। तो मोलैलिटी क्या आएगी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में है तो 1000 से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। आसान बात है। तो देखिए इस तरीके से हमने चीजें लिखी। केबी क्या है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। केबी क्या है बच्चा? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसका और दूसरा नाम क्या है? इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। क्लियर है। और ये डिपेंड करता है किस पे? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, ये यूनिवर्सल नहीं है। वाटर के लिए केबी की वैल्यू कुछ अलग है, बेंजीन है या कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट कोई अलग है, उसके लिए केबी की वैल्यू डिफरेंट होती है, ठीक है। तो चलिए यहां से मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं, यहां से मैं ये इसका जो एप्लीकेशन है कि भाई हमारे पास कोई सॉल्यूट है, ऐड किया तो उसका मोलर मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? तो चलिए करते हैं सॉल्व। मैं यहां लिखूं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू क्या लिखा मैंने? N2 अपॉन W1। ग्राम में है तो 1000 से डिवाइड, मतलब केजी में कन्वर्ट किया हमने मास को। N2 क्या लिख सकते हैं बच्चा? N2 को लिख सकते हैं गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो डेल्टा टीबी किसके बराबर आया? डेल्टा टीबी आया यहां केबी इंटू W2 बाय M2 इंटू 1 बाय W1। ये क्या है? W2 मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट, मल्टीप्लाई किससे करें से? 1000 से। तो इस तरीके से बच्चा हम निकाल सकते हैं क्या? इस तरीके से हम निकाल सकते हैं जो ये सॉल्यूट है नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का मोलर मास हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और कभी भी आपको इस क्वेश्चन दे दिया जिस और क्वेश्चन में आपको ये मेंशन कर दिया कि भाई ये एक्वस सॉल्यूशन है, और एक्वस सॉल्यूशन है तो इसका मतलब सॉल्वेंट क्या है? वहां सॉल्वेंट होगा वाटर। क्या सॉल्वेंट होगा बच्चा उधर? वाटर। अगर वाटर सॉल्वेंट है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या लेंगे हम? T0B 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 केल्विन, 273 ऐड कर दीजिए तो T0B कितना आएगा? 373 केल्विन, ठीक है। अच्छा ज्यादा एक्यूरेट करना है, पॉइंट तक जाना है तो 273.15 ऐड कर दीजिए, रिजल्टिंग होगा 373.15। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है, कोई ऐसा न्यूमेरिकल है जहां पर आपको मेंशन कर दिया जाए कि सॉल्यूशन कैसा है? एक्वस सॉल्यूशन है। अब भाई एक्वस सॉल्यूशन आपको सर T0 भी तो दिया ही नहीं हुआ है, वो इनडायरेक्टली दे दिया तुम लोगों को। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर हमारा? सॉल्वेंट है हमारा वाटर। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इसका? बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर क्या कह सकते हैं 373 केल्विन।
चलिए इस इक्वेशन को करते हैं अप्लाई, एक छोटे से क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक सॉल्यूशन है जिसमें 12.5 ग्राम आपका कुछ ये अमाउंट दी गई है। क्वेश्चन देखते हैं। 12.5 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है 185 ग्राम वाटर के अंदर, और ये कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जो है वो 0.8 है, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। और केवी जो है वो यहां दे दिया है, क्वेश्चन में वैसे दे दिया जाता है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। अच्छा, केबी की यूनिट कैसे आई सर ये? तो देखिए आप यहां पर देख सकते हैं, मेरे पास है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। ठीक है, तो केबी की यूनिट क्या आएगी? डेल्टा टीबी अपॉन मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है? मोल पर केजी। तो और ये क्या होता है? ये होता है केल्विन। तो केबी की यूनिट क्या लिख सकते हैं हम? केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं केल्विन केजी पर मोल। इसके अलावा कभी भी आपसे पूछा था कि इस कांस्टेंट को डिफाइन करिए, केबी को कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम बोल देंगे भाई ऐसे सॉल्यूशन के लिए मोलैलिटी आप 1 रख दीजिए। क्या रख दीजिए? मोलैलिटी 1। मोलैलिटी 1 रखेंगे, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी। मतलब मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक मोलल जो सॉल्यूशन है उसको अगर हम कह दें कि मोलैलिटी यूनिटी है तो डेल्टा टीबी किसके बराबर आ गया? केबी के बराबर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन की। और यहाँ मोलैलिटी यूज किया गया क्योंकि मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होती है, टेम्परेचर से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? सॉल्यूशन है, डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन में वैल्यूज पुट कर रहा हूं। अभी देखिए, अभी भी जो फॉर्मूला लिखा मैंने डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू मैंने क्या लिखा? N2 बाय W1 इन ग्राम इंटू 1000। ठीक है, तो डेल्टा टीबी क्या आ जाएगा? ये आएगा के बी इंटू वैल्यूज लिख दीजिए W2 बाय M2 इंटू 1 बाय W1 इन ग्राम इंटू 1000। क्या पूछ रहा है ये हमसे? ये पूछ रहा है शोज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सब्सटेंस पूछ रहा है। ये इस सब्सटेंस का मोलर मास पूछ रहा है, जो सब्सटेंस हमने इसमें ऐड किया है ना उसका मोलर मास पूछ रहा है। और क्या क्या दिया इन्होंने कहा एक सॉल्यूशन कंटेन 12.5 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो हमें क्या दिया है? एक तो W2 दे दिया बच्चा 12.5 ग्राम जो इसमें ऐड किया है, और क्या दिया है? वाटर का मास दे दिया, सॉल्वेंट का मास W1 185 ग्राम, और क्या दिया है? और हमें यहां पर डेल्टा टीबी दे दिया, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी दे दिया। कितना दे दिया? 0.8 केल्विन। कितना है? 0.8 केल्विन। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। आई थिंक सारी चीज वैल्यूज आ गई, और केबी की वैल्यू हमें पता ही है, ये दी हुई केबी की वैल्यू। केबी कितना है? 0.52 केल्विन केजी पर मोल। तो वैल्यूज पुट करते हैं और M2 को निकालते हैं। ठीक है, मैं M2 को इधर ले जाता हूं, तो M2 को इधर लेके जाएंगे तो KB इंटू W2 इंटू 1 अपॉन W1 ग्राम इंटू 1000। तो डेल्टा टीबी कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा डेल्टा टीबी। तो वैल्यूज पुट करते हैं और फटाफट सॉल्व करते हैं। तो चलिए M2 निकालना है हमने, M2 कैलकुलेट करना है। KB कितना है? 0.52। ठीक है, इंटू W2 कितना है? 12.5 ग्राम, ये रहा W 12.5 ग्राम इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीबी कितना है? डेल्टा टीबी दिया है भाई 0.8 केल्विन है, इंटू W1 कितना है? W1 है जी 185 ग्राम। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? मोलर मास आ जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा इसे करते हैं फटाफट, कैलकुलेटर की हेल्प से आप अपने आप कर सकते हैं, थोड़ा टाइम सेव करते हैं। तो ये है 0.52 मल्टीप्लाई 12.5 मल्टीप्लाई 1000। तो ये कुछ वैल्यू आ रही है 6500 अपॉन 185 मल्टीप्लाई 0.8, ये आ रहा है 148। ठीक है, तो ये डिवाइड करते हैं इसे, 6500 डिवाइडेड बाय 148। तो ये वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 43.92 मोल पर केजी। ठीक है, तो ये अपना रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, क्या है आंसर? ये आ गया अपना आंसर।
ठीक है, तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर ली चीजें, और आपको आसान नहीं हो इसलिए मैंने यहाँ सीधा रख दिया कि भाई जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट को मैंने क्या लिया है, कंपोनेंट 2 लिया है, सॉल्यूट को मैंने कंपोनेंट 2 लिया है, सॉल्वेंट जो है बच्चा इसे मैंने कंपोनेंट 1 लिया है, ताकि बार बार ये वैल्यूज पूरी लिखनी ना पड़े हमें, तो कैलकुलेशन करेंगे आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। क्या कहता है, 18 ग्राम ग्लूकोज को डिसोल्व के 1 किलो वाटर में, और टेम्परेचर द वाटर बॉयल एट 1.013 बार प्रेशर, केबी भी दिए दिया है हमें। तो चलिए क्या कहता है क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो चलिए ये कहता है कि 18 ग्राम ग्लूकोज को डिसोल्व किया, ग्लूकोज को डिसोल्व किया है बच्चा किसमें, 1 किलो वाटर में, वाटर, ठीक है, और सॉल्यूशन आया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहता है कि एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल, तो मतलब ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है इसका टीबी पूछा है हमसे, क्या पूछा है इसका, में टीबी पूछा है, ठीक है। तो टीबी कैसे आएगा, तो सबसे पहले हम डेल्टा टीबी निकाल लेते हैं। क्या निकालें, सबसे पहले हम डेल्टा टीबी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो अपना काम आसान हो जाएगा, ठीक है। और ग्लूकोज का कंपोनेंट 2 लेके चलना है, वाटर का कंपोनेंट है 1 लेके चलना है, आसान बात है, ठीक है। करते हैं, चलिए करते हैं इसे। क्या क्या चीजें दी गई है हमें, तो यहाँ फॉर्मूला यूज करते हैं, डेल्टा टीबी किसके बराबर आएगा, केबी इंटू, अभी अभी जो फॉर्मूला यूज किया है आप देख सकते हैं, यहाँ हमने फॉर्मूला यूज किया, मैं डायरेक्ट ये वैल्यूज पुट कर देता हूँ यहाँ से, डेल्टा टीबी और ये वाला फॉर्मूला आप देख सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू W2 बाई M2 इंटू 1/W1, ये किसका मास है, सॉल्वेंट का। अच्छा, सॉल्वेंट का मास यहाँ कितना है, वाटर कितना दिया है, ये 1 kg दिया हुआ है, तो अब ये ऑलरेडी केजी में दिया हुआ है, तो अब केजी में है तो सीधा केजी यूज कर लेते हैं, 1000 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, कन्वर्जन नहीं करने ना यार इसमें, देखो तो क्या पूछ रहा है ये, सारी कुछ दिया हुआ है हमें, टीबी पूछा है, तो टी नॉट भी नहीं दिया हुआ बच्चा, टी नॉट भी दिया हुआ है आपको, एक्वा सॉल्यूशन है ना, तो कितना हुआ 100 डिग्री सेल्सियस, कैल्विन में लिखना है तो कितना आ जाएगा 273.15 ऐड कर दीजिए भाई, तो टी नॉट भी कितना हो गया 373.15 केल्विन। ज्यादा एक्यूरेसी के लिए आप 1.15 लिख सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट 373 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए डेल्टा टीबी कैलकुलेट करते हैं यहाँ से, केबी कितना है 0.52, W2 कितना है, W2 देखो भाई कितना है, ये रहा W2, गिवन मास 18, मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का, भाई फॉर्मूला भी दिया C6H12O6, इससे जब कैलकुलेट करोगे तो 12 इंटू 6 72 प्लस 12 प्लस 96, तो ये आएगा 6 2 8 2 10, मतलब आई थिंक टोटल करते हैं 180 आ जाता है ये, ठीक है, 8 10 और 10, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ तो 1 ही दिया हुआ है, तो कैलकुलेट कर लीजिए, 0.52 इंटू 18/180, क्या आएगा ये आया बच्चा 0.52/180। चलिए कैलकुलेटर पड़ा हुआ इधर, हेल्प ले लेते हैं इसकी, 0.52 मल्टीप्लाई 18 कितना आया 9.36, कितना आया बच्चा 9.36 अपॉन 180, तो 9.36 को डिवाइड करना है हमने, 9.36 डिवाइडेड बाय 180, 0.052 केल्विन। ये तो डेल्टा टीबी आया ना, इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि भाई कितने टेम्परेचर पर ये वो है जो है वो बॉयल होगा, मतलब ये सॉल्यूशन का पूछा है इन्होंने, ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है ये टीबी पूछा है। तो चलिए डेल्टा टीबी किसके बराबर होता है, टीबी माइनस टी नॉट बी तो होता है ना, कितना है 0.052। अब टी नॉट बी कितना है, हमें कितना है टी नॉट बी, आप देख सकते हैं 373.15, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टीबी, क्या चाहिए हमें टीबी, तो टी नॉट बी को उधर ले जाइए, टीबी इज इक्वल टू 0.052 प्लस क्या ऐड करेंगे इसमें, टी नॉट बी कितना है, ये रहा टी नॉट बी कितना है 373.15, 373.15 ये ऐड कर दीजिए, तो इसमें ऐड करते हैं फटाफट से 373.15 प्लस 0.052,
तो ये ऑलमोस्ट आ रहा है 373.202। मतलब आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फर्क तो यहाँ नहीं पड़ा, बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, पहले से फर्क पड़ा। देखिए 373.15 केल्विन, यहाँ 373.202 केल्विन है। ठीक है, फर्क तो पड़ा है ना। ये तो डिपेंड करता है किस पे, कि हमने इसमें जो ग्लूकोज ऐड किया है इसके अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये क्या आ गया हमारा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा। नेक्स्ट हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे हम प्यार से DFP बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का यूज क्या है सर? जब खाना वगैरह पक रहा होता है तो उसमें क्या कि नमक ऐड कर देते हैं एक्स्ट्रा, या प्रेशर कुकर का यही तो काम है, वो क्या कर देगा ऊपर प्रेशर बढ़ा देता है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है पानी का वो उसे और ज़्यादा एक्स्ट्रा बॉईल करना पड़ता है, क्योंकि जो प्रेशर कुकर की लिड है ऊपर वो क्या करती है एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देती है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा तो पानी जो है उसके ज़्यादा वेपर बनाने पड़ेंगे उतना एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। अब ये क्या होता है सर? ये बड़ा ही आसान है। अब ये कहता है कि कोई भी सॉलिड और लिक्विड क्या है, जैसे मैं कहूँ सपोज करिए मेरे पास वाटर है, ये लिक्विड है और ये फ्रीज हो गया। ठीक है, ये हो गया फ्रीज आइस। ठीक है, मतलब ये लिक्विड और ये आइस में चला गया। क्लियर है? कंडेंसेशन एंड मेल्टिंग ऑफ आइस। आप देखेंगे किसी भी एक पॉइंट पर ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, किसी भी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये भी प्योर है क्योंकि वाटर है, ये भी सॉल्वेंट है, और ये कैसा सॉल्वेंट है? लिक्विड सॉल्वेंट। अच्छा ये सर फ्रीज हो गया तो इसे फ्रोजन सॉल्वेंट बोल देंगे भाई, फ्रीज हो गया तो होने दो फ्रोजन सॉल्वेंट। अब क्या फर्क पड़ेगा सर? देखिए प्योर डेफिनेशन देख रहे हैं सबसे पहले, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड। एक टाइम आएगा जब इन दोनों में इक्विलिब्रियम, मतलब दोनों ही एक समय पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। जितना कंडेंसेशन उतना ही मेल्टिंग कह सकते हैं, फ्यूजन कंडेंसेशन। अभी दोनों क्या हो गए, जितनी स्पीड से लिक्विड से सॉलिड उतना ही सॉलिड वापस से लिक्विड। वो समय कौन सा होता है? वो समय होता है जी इक्विलिब्रियम का। और जब ये दोनों ही एक समय पर एग्जिस्ट करेंगे तो इसका कुछ वेपर्स होंगे जो कुछ प्रेशर लगा रहे होंगे। ठीक है, अब इसके भी कुछ वेपर्स जो क्या लगा रहे होंगे? प्रेशर। अब एक समय एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर दोनों के वेपर प्रेशर हो जाते हैं बराबर, तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। कैसे? देखिए यहां AB मैंने लिखा है, AB जो मैंने लिखा है बच्चा वो है फ्रोजन सॉल्वेंट। यहां मैंने लिखा हुआ फ्रोजन सॉल्वेंट। AB रिप्रेजेंट करता है फ्रोजन सॉल्वेंट को, AB। फिर BC किसे रिप्रेजेंट करता है? BC लिक्विड सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है। और एक टाइम आप एक कर्व इस पॉइंट पर देखिए, एक बी पॉइंट पर देखिए, बी पॉइंट पर आपको क्या दिख रहा है? मतलब ये हमारे पास जो लिक्विड है, और सॉरी ये सॉलिड और ये लिक्विड दोनों ही एक बी पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं। इन दोनों के कुछ वेपर प्रेशर है, ये कुछ वेपर प्रेशर इनका, दोनों का क्या है? बराबर है। इस समय जो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाया जाता है इसे हम लिखेंगे T0F। तो ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट किसका? प्योर सॉल्वेंट का। तो प्योर सॉल्वेंट को किससे लिखते हैं बच्चा? प्योर सॉल्वेंट को नॉट से तो लिखते हैं ना, नॉट मतलब वहां सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ क्या है? सॉल्वेंट है। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट दोनों चीजें को एग्जिस्ट करे एक ही समय पर, और उनके एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर जो वेपर प्रेशर होंगे वो इक्वल होंगे, और वही टेम्परेचर उनका कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, अब देखते हैं इसका एक कर्व देखते हैं, यहां से आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। और क्या ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? हाँ बिल्कुल है। क्यों है? देखिए अभी मैंने बात की कि मेरे पास एक सॉल्वेंट है। क्या था मेरे पास? एक सॉल्वेंट था। ठीक है, मेरे पास क्या था एक बच्चा? सॉल्वेंट था, मतलब प्योर वाटर ही कह दीजिए, जैसे यहां लिखा हुआ है। मैं यहां अगर मार्क करूं तरीके से आप देख सकते हैं, इस कर्व के ऊपर मैं बताऊं अगर आपको, सपोज करिए ये है A, ये मेरे पास क्या है? A। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा इसे A। ये आप सब सॉरी थोड़ा इसे इधर लिखते हैं, ये है कर्व, बस इसको ए बी भी लिखा जा सकता है। यहाँ से मैं थोड़ा इसको मैं यहाँ कर्व बना लेते हैं इस तरीके से, ताकि चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाए हमारे लिए।
ठीक है। ये है ए और ये है बी कर्व, यहां तक मैंने इसे ए बी कर्व ले लिया, लिक्विड सॉल्वेंट है और ए बी, चलो इसे ए लिखते हैं, इसे बी लिखते हैं, ए बी और सी। ठीक है, अब देखिए मेरे पास क्या है, ए और बी जो है ये है एक फ्रोजन सॉल्वेंट। ए बी कर्व क्या बता रहा है मेरा, ए बी बता रहा है सॉल्वेंट है, लेकिन वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो बी सी कर्व है वो क्या बता रहा है, जो बच्चा बी सी कर्व है वो बता रहा है लिक्विड सॉल्वेंट। कहां से कहां, बी से सी जो कर्व है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लिक्विड सॉल्वेंट को। और आप देखेंगे यहां पर इस पार्टिकुलर टेम्परेचर पर ये प्योर सॉल्वेंट लिक्विड, प्योर सॉल्वेंट सॉलिड, इस पार्टिकुलर टेम्परेचर पर इन्होंने कुछ प्रेशर लगाया, कुछ भी प्रेशर, लेट इसे P1 लिख लेता हूं मैं, कोई P1 प्रेशर लगाया, दोनों का प्रेशर इक्वल है, मतलब किसका, लिक्विड का और सॉलिड का, तो वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, इसे बोलते हैं हम T0F, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द, ये क्या हुआ बच्चा, फ्रीजिंग पॉइंट किसका, सॉल्वेंट का। किसका फ्रीजिंग पॉइंट हुआ, सॉल्वेंट का। क्लियर है बात, ओके, यहां तक क्लियर है। ये तो मैंने पिछले कर्व में बता दिया था। अब देखिए ये सॉल्यूशन है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास बच्चा, ये सॉल्यूशन है। इसे मैं लिख लेता हूं, लेट इसे ए बी सी, यहां मैं इसे डी लिख लेता हूं, इसे ई लिख लेता हूं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो कर्व है मेरा सॉल्यूशन के लिए, ये कर्व फ्रोजन सॉल्वेंट से यहां पर, मतलब ये लिक्विड सॉल्वेंट और ये लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन का वेपर जो है सॉल्वेंट के वेपर से क्या हुआ, नीचे होगा, तो कर्व कहां से शुरू करना पड़ेगा, कर्व ऊपर से शुरू नहीं हो सकता, नीचे से शुरू करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो ऑब्वियसली लिक्विड सॉल्यूशन के वेपर्स क्या बनेंगे बेटा, कम बनेंगे। तो लिक्विड सॉल्यूशन के वेपर इस फ्रोजन सॉल्वेंट को कहीं यहां टच कर रहे हैं, अगर यहां टच करेंगे तो आप कह सकते हैं कि सर ये प्रेशर कितना है भाई P2, और इस समय पर दोनों के प्रेशर क्या हो रहे हैं, बराबर, किसके, सॉलिड सॉल्वेंट के और लिक्विड सॉल्यूशन के जो वेपर्स हैं एक टेम्परेचर पर आकर के बराबर हो रहे हैं, तो वो कहलाया जाएगा क्या, इसे बोलते हैं बच्चा हम TF से। क्या होता है ये होता है वेपर प्रेशर, सॉरी इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलेंगे हम फ्रीजिंग पॉइंट किसका, सॉल्यूशन का। और यहां पर अगर आप देखेंगे ये जो लिखा है, इसे लिखा है डेल्टा TF। अच्छा, इस कर्व को ध्यान से देखो, इस साइड टेम्परेचर क्या है, बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है, आप देख सकते हैं T0F और TF को, तो दोनों में क्या फर्क है सर, दोनों में फर्क ये है कि जो TF है वो T0F से क्या है, स्मॉलर है। क्या है, TF T0F से कम है, इसी को क्या बोलेंगे। अब चेंज जो है, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, डेल्टा T, और इसे मैं बोलूं डेल्टा TF। आप कहेंगे कि सर रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से क्या होगा, कम होगा, तो डेल्टा TF किसके बराबर होगा, TF माइनस T0F होगा। ध्यान रखना इस चीज का। और इसी को क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। किस चीज का डिप्रेशन है बच्चा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है बात, आसान है। T0F फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का, TF फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, डेल्टा TF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा भाई, ये डिपेंड करेगा कि आप जो भी सॉल्यूट ऐड कर रहे हो उसकी जो अमाउंट है वो कितनी है। ज्यादा अमाउंट है तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या एग्जांपल है इसका सर, हाँ बिल्कुल एग्जांपल है बेटा। मैं कहूँ कि पानी फ्रीज हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर, अब उसमें क्या डाल दें, सोडियम क्लोराइड डाल दिया, नमक डाल दिया, अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम होगा। मैं ऐसी अगर वैल्यू लूँ, सपोज करिए मेरे पास क्या था, वाटर था, और वाटर आप जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज हो रहा है। मैंने इसमें कुछ अमाउंट सोडियम क्लोराइड डाली और मैंने बाद में देखा कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है -21 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, -10 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, तो फर्क तो पड़ गया ना। पहले 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा था, अब कहां फ्रीज हो रहा है, -21 पर। तो क्या हुआ, फर्क पड़ा। किससे फर्क पड़ा, सॉल्यूट ऐड करने से फर्क पड़ा। तो क्या ये
जो प्रॉपर्टी है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, क्या ये एलिवेशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? बिल्कुल है जी। किस पे डिपेंड करेगी? तो चलिए यहां करते हैं हम इसका एक्सप्रेशन। तो चलिए क्या है एक्सप्रेशन, क्यों एक्सप्रेशन क्यों पढ़ रहे हैं? तो बात किसकी कर रहे हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। तो क्या यूज है इसका? तो ये कहता है कि डेल्टा टीएफ जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, ठीक है। और डेल्टा टीएफ, अच्छा अमाउंट के लिए हम क्या यूज करेंगे? अगेन वही कंसंट्रेशन टर्म। और हमने देखा कि ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन कि डेल्टा टीएफ डिपेंड करता है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन पर। 1 मोलल सॉल्यूशन है, 2 मोलल है, 1 मोल पर केजी, 2 मोल पर केजी, कितने भी आपको दिए जाएं, ठीक है। तो डेल्टा टीएफ प्रोपोर्शनल टू किसके? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। किसके प्रोपोर्शनल है बच्चा? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, बिल्कुल हटाएंगे। तो डेल्टा टीएफ क्या आ जाएगा सर? ये केएफ इनटू मोलैलिटी को स्मॉल एम, यहां फिर से वही चीज, सॉल्यूट, सॉल्वेंट लिखा मैंने, बना सॉल्यूशन। इसे लिखते हैं कंपोनेंट 1, इसे लिखते हैं कंपोनेंट 2। सॉल्यूट का जो मास है मैं उसे लिखूंगा W2, मोलर मास को M2 से, ऐसे ही इसके मास को लिखूंगा W1 से, ठीक है। आसान बात है। चलिए अब KF क्या है सर? ये है डिप्रेशन, जैसे हमने KB क्या लिखा था? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ये क्या है? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। KF क्या है? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब ये क्या होता है सर? ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। जैसे वाटर का KF 1.86 केल्विन केजी पर मोल। यूनिट कैसे आएंगे सर? इसको यहां नीचे ले जाइए, यूनिट्स आप निकाल सकते हैं। क्या आएंगी? केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। तो KF की यूनिट हो गई। और यहां अगर मैं लिखूं इसे डेल्टा TF को किसके बराबर? KF मोलैलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। इनकी ग्राम है तो 1000 लिख दीजिए इधर, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसे? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF N2 मोलर। मोल्स कैसे निकालेंगे बेटा? मोल्स निकालते हैं हम किससे? मास बाय मोलर मास, ठीक है। किससे निकालेंगे? मास बाय मोलर मास से। तो W2 बाय M2 इंटू 1 अपॉन मास किसमें है? ग्राम में है, तो 1000 से मल्टीप्लाई ही कर देंगे भाई। ये बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है बात? चलिए जी, आसान है। तो क्यों लिखा सर ऐसा? एक्सप्रेशन लिखने का रीजन ये है कि हम यहां से ये निकाल सकते हैं कि जो सॉल्यूट हमने ऐड किया है उसका मोलर मास कितना है, ठीक है। तो सोना नहीं है क्लास में, जागते रहिए और लिखते रहिए। यूज क्या है बेटा इसका? यूज है इसका कि भाई जो कोल्ड एरियाज, देखिए यहाँ इंडिया में हमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना कोल्ड वाली दिक्कत नहीं होती कि अब कभी आप जा रहे हो गाड़ी लेके और रास्ते में आपको दिखे कि इतनी सारी बर्फ आ गई है वहां पर, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्या मतलब है इसका? भाई कंट्रीज जो बात करें कि जहां पर टेम्परेचर रेंज काफी कम रहती है बेटा, ठीक है, अब्रोड्स में ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वहां टेम्परेचर रेंज 0 से 15 डिग्री, -15 डिग्री तक टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो आइस जो है वो जम जाएगी रोड पे और गाड़ी लेके जाना मुश्किल। वो लोग क्या करते हैं? सोडियम क्लोराइड ऐड करते हैं। सर इससे क्या होगा? अभी भी बताया ना आपको, सोडियम क्लोराइड ऐड करने से क्या होगा? भाई सोडियम क्लोराइड जब पानी में डाला जाएगा तो उससे क्या होगा? उससे जो आपका वाटर है, मतलब जो आइस फ्रीज हो रही थी 0 डिग्री सेल्सियस पर, अब वो मेल्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि उसमें आपने सोडियम क्लोराइड डाल दिया, ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट को लो कर देगा। कितना लो कर देगा? -21 डिग्री सेल्सियस तक। या हो सकता है ज्यादा अमाउंट डालो तो ज्यादा कम कर दे। अच्छा दूसरे कोई और अब ये एक इलेक्ट्रोलाइट डाला है यहाँ, ये बात एक इलेक्ट्रोलाइट की हो रही है, ठीक है। इसका फर्क पड़ता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का, इलेक्ट्रोलाइट का, इन चीजों का फर्क पड़ता है। ये चीज हम कवर करेंगे जब हम बात करेंगे हमारे लास्ट इस चैप्टर का जो लेक्चर रहेगा उसमें बात करेंगे, ठीक है। दूसरी बात है बच्चा इसका रेडिएटर गाड़ी में क्या है? ऑटोमोबाइल्स की जो ऑटोमोबाइल्स, उसमें क्या होता है? रेडिएटर, उसमें क्या डाला जाता है? पानी, ठीक है। अब अकेला पानी डालेंगे तो क्या होगा? वो ये लिख रहा है कि वही फिर से प्रॉब्लम, पानी फिर से फ्रीज हो जाएगा।
अगर पानी फ्रीज हो जाएगा तो वो लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा, तो फिर गाड़ी फिर से गर्म हो जाएगी। अब गाड़ी गर्म नहीं होनी चाहिए, तो इसमें एक एंटी फ्रीज यूज किया जाता है साथ में, इथाइलिन ग्लाइकोल। किसे ऐड किया जाता है बच्चा? इथाइलिन ग्लाइकोल को। तो ये इथाइलिन ग्लाइकोल क्या करेगी सर? उसका फ्रीजिंग पॉइंट लो कर देगी भाई। पहले कितने फ्रीज हो रहा था वो 0 डिग्री पे वाटर, ये क्या कर देगा? अब ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करवा देगा। तो बच्चों अभी हमने एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो वो कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर। उस पर कर लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, और आज के लेक्चर में यही चीजें हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन है 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल को मिक्स किया 600 ग्राम वाटर में, और पहले इन्होंने पूछा है कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बताइए। तो बेटा क्या होता है? डेल्टा टीएफ होता है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा? तो बच्चा हमें पता है कि डेल्टा टीएफ किसके बराबर होता है? टी नॉट एफ माइनस टी एफ। टी नॉट एफ क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का, और टी एफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का। तो चलिए कर लेते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला पार्ट इसका, सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट ए। तो ये कहता है कि 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल को मिक्स किया इन्होंने, इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 किसमें? मिक्स विद वाटर, और ये कहता है कि कुछ सॉल्यूशन बन गया। ठीक है जी, सॉल्यूशन बन गया। और ये कहता है कि वाटर कितना है? 600 ग्राम है। मतलब ये हमारा क्या हो गया बच्चा? W1 हो गया। क्या आ गया ये? W1। ये क्या होगा? W2। और मोलर मास निकाल सकते हैं इसका? बिल्कुल निकाल सकते हैं। मोलर मास कैसे आएगा? 12 × 2 कितना होगा? 24 प्लस 6 प्लस ये कितना होगा? 16 × 2 32। तो 30 प्लस 32 कितना हो गया? 62 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास जो है इसका हो गया 62 ग्राम पर मोल। ठीक है, जगह बच जाएगी थोड़ी। तो ये आया 62 ग्राम पर मोल, मोलर मास, जिसे मैं लिख रहा हूं किससे? M2 से, क्योंकि कंपोनेंट 2 ले रहे हैं ना इसे हम। तो सारी चीजें लिख ली है मैंने, और चलिए करते हैं कैलकुलेट फटाफट से। अभी जो एक हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखी थी उसमें, तो क्या थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चा? वो कहती है डेल्टा टीएफ होना चाहिए किसके बराबर? डेल्टा टीएफ होना चाहिए हमारा किसके बराबर? मोलैलिटी के बराबर। तो डेल्टा टीएफ क्या था बेटा? इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में है बेटा तो क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए डेल्टा टीएफ ही कैलकुलेट करना है, बड़ी आसान पॉइंट है। डेल्टा टीएफ क्या होगा? डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ कितना बेटा? ये रहा के एफ हमें जो दिया यहाँ पर 1.86 कैलोरी केजी पर मोल, तो 1.86 पुट कर दीजिए। W2 कितना है? W2 ये रहा 45 ग्राम। मोलर मास कितना है इसका? 62 इंटू 1/, मास कितना है सॉल्वेंट का? 600 ग्राम इंटू 1000। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दी सारी। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं सॉल्व। 20 से 20 कैंसिल, और ये क्या चीज़ें बची हमारे पास? ये आया 1.86 इंटू 45 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 62 इंटू 6। ठीक है, ये क्या आएगा बच्चा? डेल्टा टीएफ आएगा। तो चलिए फटाफट करते हैं कैलकुलेट, थोड़ा टाइम भी सेव होगा। ठीक है, कैलकुलेटर से आप अपने आप कर सकते हैं, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ फटाफट से। तो वैल्यूज देख सकते हैं आप, क्या क्या वैल्यूज है बेटा यहाँ पर? 1.86 मल्टीप्लाई विद 45 क्या आएगा? 83.7। ये आ गया 837 बाय 62 इंटू 6, 372। तो क्या आएगा ये आएगा 837 डिवाइड बाय 372, 2.25। तो बेटा आप देख सकते हैं 2.25 केल्विन ही आएगा। ये कितना आया केल्विन में? तो डेल्टा टीएफ कितना आ गया? 2.25 केल्विन आ गया। 2.25 केल्विन। पहला पार्ट हो गया हमारा खत्म। जिन्होंने सिर्फ ये पूछा था भाई फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बता दीजिए, बता दिया। दूसरा पार्ट क्या है? अब भाई डेल्टा टीएफ पता है, टी नॉट एफ पता है, तो क्या हम टीएफ नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। सर टी नॉट एफ का है ना, इंडायरेक्टली दिया आपको, वाटर है। तो वाटर का टी नॉट एफ कितना होता है बेटा? इसका टी नॉट एफ होता है 273.15 केल्विन।
0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में लिखेंगे ना तो 273.15 लिखेंगे। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। चलिए क्या है वैल्यू, हमसे क्या पूछा है, टीएफ पूछा है, तो कैसे निकालेंगे टीएफ, टीएफ निकालेंगे, डेल्टा टीएफ किसके बराबर है, टी नॉट एफ माइनस टीएफ के बराबर है। तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू पुट करते हैं, कितनी है 2.25 इज इक्वल टू टी नॉट एफ कितना है 273.15 माइनस टीएफ। ठीक है, तो टीएफ को इधर ले आइए, इस साइड ले आते हैं, कितना आ गया 273.15 माइनस 2.25 और ये अपना आ गया रिक्वायर्ड आंसर, क्या है 273.15 माइनस 2.25, तो ये आ गया अपना 270.9। आप देख सकते हैं यहां से, तो ये रिक्वायर्ड आंसर दोनों ही पार्ट का, ये बी पार्ट और ये रहा अपना ए पार्ट। ठीक है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट काम हो गया हमारा। अब एक लास्ट क्वेश्चन बच्चा क्या कहता है, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, समझते हैं फटाफट से, स्टेटमेंट देखते हैं क्या है और फिर करते हैं सॉल्व इसे। चलिए क्या कहती है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कहती है 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसोल्व किया 50 ग्राम बेंजीन में और इसने क्या कर दिया, फ्रीजिंग पॉइंट जो है लोअर कर दिया, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया। फिर पूछा है द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन, सॉरी ये दिया हुआ है, और तुमसे क्या पूछा है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट पूछा है। क्या पूछा है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो चलिए फटाफट करते हैं वैल्यूज पुट और निकालते हैं मोलर मास। तो क्या है सॉल्यूशन, देखिए क्या है, आसान है। तो सबसे पहले मैं कहता हूं कि भाई एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, ये रहा नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट आपके सामने, ये रहा बेंजीन सॉल्वेंट बना सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, इसे कंपोनेंट 1 और इसे क्या लेते हैं, कंपोनेंट 2 ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए बेंजीन का जो कुछ मास है इन्होंने दिया है, तो मैं इसे W1 ले लेता हूं, कितना है 50 ग्राम, और क्या दिया है सॉल्यूट जो है वो कितना है 1 ग्राम, तो ये रहा भाई 1 ग्राम, और क्या दिया इन्होंने, सॉल्यूट डिसॉल्व इन 50 ग्राम बेंजीन, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.4 केल्विन। तो ये कहता है कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो है 0.4 केल्विन। ठीक है जी, ये भी लिख लिया। और क्या दिया हुआ है हमें, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट बेंजीन, अच्छा केएफ भी दिया है, केएफ कितना है ये 5.12 केल्विन केजी पर मोल। देखिए वाटर का 1.86 था, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है केएफ डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। तो हमसे क्या पूछा है, मोलर मास पूछा है किसका, सॉल्यूट का, तो निकाल लीजिए भाई, क्या दिक्कत है। तो चलिए डायरेक्ट करते हैं वैल्यूज पुट। मेरे पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू W2 बाई M2 इंटू W1, अगर ग्राम में है तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। हमसे क्या पूछा है, M2 पूछा है, तो भाई M2 इधर ले जाते हैं, बाकी सारा इधर ले आते हैं। ठीक है, तो KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड किससे करेंगे, डेल्टा TF इंटू W1 जो किसमें है, ग्राम में है। तो वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। KF की वैल्यू कितनी बेटा 5.12 है, W2 कितना दिया है 1 ग्राम है जी, बिल्कुल 1 ग्राम है, इंटू 1000 है, नीचे क्या है डेल्टा TF है जी, कहाँ है डेल्टा TF, ये रहा 0.4 इंटू W1 कितना है जी, ये रहा जी 50। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ऊपर जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 5120 डिवाइड बाय, इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 20, कितना आ जाएगा 20। क्लियर है, 2 0 है तो कितना आ जाएगा भाई 20 आ जाएगा। आप देख सकते हैं 0.4 मल्टीप्लाई 50। ठीक है, और वैल्यूज को करना डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, और 512 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 256 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मोलर मास कितना है इसका, मोलर मास आ गया आपका 256 ग्राम पर मोल। ठीक है, आसान, कैलकुलेशन भी कुछ टफ नहीं थी। तो इस तरीके से हमने सारी चीजें बेटा कवर की आज के लेक्चर में। कौन कौन सी चीजें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों के हमने देखे कुछ यूजेस, और फॉर्मूला बहुत ही आसान से फॉर्मूला है, और मोलैलिटी
में हमने बात की थी के एफ के बी के बारे में, मोलालिटी क्या है, सॉल्यूशन की सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चैप्टर को जो है, जो टॉपिक बचे हैं उसे पूरा कवर कर देंगे, तो चैप्टर हमारा हो जाएगा खत्म। लेक्चर पूरा अच्छे से देखें, सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू।